उन कम मेटल के बारे में पढ़ना है या ऐसे एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट मटेरियल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह अलाइज हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। मोस्टली आप लोगों को जो मेटल हैं, आप लोगों को मिनरल्स की फॉर्म में नेचुरली अकरिंग या अर्थ क्रस्ट पर आप लोगों को पाई जाती है। इस कंडीशन में आप लोगों के पास जितने भी मेटल्स हैं, आप लोगों के पास प्योर फॉर्म में हासिल नहीं होती। इनके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट किसी और मेटल या कंपाउंड या ऑक्साइड वगैरह की इसके साथ अटैच होती है। उसके ज़रिए आप लोग मेटल को सेपरेट आउट करते हो, एक्सट्रैक्शन या उसको प्योर फॉर्म में हासिल करने के लिए कुछ प्रोसीजर को फॉलो करवा कर उस मेटल को बाकी मेटल से सेपरेट आउट करके हासिल करते हो। वो मेटल या मिक्सचर जिसमें आप लोगों के पास एक मेटल के साथ कुछ और मेटल भी मौजूद होती हैं और इस फॉर्म में आप लोगों के पास मेटल जो है वो मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसके ज़रिए आप लोग उसको हासिल करते हो ज़मीन से नेचुरली। और उसके बाद आप लोग डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करके उस मेटल को जो आप लोगों को रिक्वायर है उसको अलहदा करते हो। आप लोगों के पास मेटल जो है आप लोगों को अर्थ सरफेस से मिल सकती हैं, इसके साथ आइंस की फॉर्म में सी वाटर से मिल सकती हैं, और इसके साथ ओशन फ्लोर जो है उससे आप लोगों के पास डिफरेंट मेटल की और हासिल होती है। यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट मेटल गिवन है और उसके साथ उसकी जो ओर जिसके ज़रिए आप लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो उसके बारे में लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास जिस तरह एल्यूमिनियम है, ये बॉक्साइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जो और है। और इस बॉक्साइट में जो है एल्यूमिनियम एटम है, ऑक्सीजन एटम है और इसके साथ वाटर की क्वांटिटी अटैच होती है। इस फार्मूले में से आप लोग एल्यूमिनियम का सेपरेट आउट करते हो। और ये कौन से कंट्री इसको एल्यूमिनियम का इस बॉक्साइट से हासिल करती हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, गिनिया और जमेसिया। इसी तरह क्रोमियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीज, मरकरी, टिन, टाइटेनियम और जिंक, ये मेटल प्योर फॉर्म में हासिल नहीं होती। आप लोगों के पास ये मेटल डिफरेंट या तो कोई ऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद होगी या क्लोराइड की फॉर्म में होगी या सल्फाइड की फॉर्म में होगी, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिसको आप लोग डिफरेंट प्रोसीजर के ज़रिए, ऑक्सीडेशन के ज़रिए या रिडक्शन के ज़रिए हासिल करते हो प्योर फॉर्म में, और उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हो। आप लोगों के पास एस ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं जिनमें आप लोगों के पास मेटल आती हैं, ये एलिमेंट जो हैं एस ब्लॉक यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो एटम हैं, लोगों के पास क्लोराइड, सिलिकेट और कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। नेचुरली एग्जिस्टेंस जो है एस ब्लॉक मेटल की वो क्लोराइड की फॉर्म में होगी या सिलिकेट की फॉर्म में होगी या कार्बोनेट की फॉर्म में होगी। इसके साथ इस पीरियोडिक टेबल में कलर से शो किया हुआ है, जिस तरह लिथियम, बोरॉन, रिबिडियम और सीजियम जो हैं, ये आप लोगों के पास सिलिकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सोडियम और पोटाशियम जो है आप लोगों के पास क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बेरियम जो है आप लोगों के पास कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये और जो हैं जिसके ज़रिए आप लोग इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, प्योर फॉर्म में हासिल करते हो, यह आप लोगों के पास फर्स्ट एंड सेकंड ए ग्रुप के जो मेटल हैं वो क्लोराइड की फॉर्म में, सिलिकेट की फॉर्म में और कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से लिथियम और बोरॉन, रिबिडियम और सीजियम जो है वो सिलिकेट के साथ पाई जाती हैं। सोडियम और पोटाशियम जो है वो क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है आप लोगों के पास कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और उसमें से आप लोग इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करके
इन मेटल को सेपरेट आउट करते हो, प्योर फॉर्म में हासिल करते हो और उसके बाद उन मेटल को यूटिलाइज करते हो। इसके बाद डी और पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो मोस्टली ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिवाय थर्ड बी एलिमेंट के जिसमें स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम आते हैं। ये तीनों एलिमेंट जो हैं आप लोगों के पास सल्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा गोल्ड और प्लाटिनम जो है वो आप लोगों के पास प्योर फॉर्म में हासिल होते हैं, उनका साथ कोई किसी क्लोराइड या सल्फेट या किसी भी एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो आप लोगों के पास प्योर गोल्ड की फॉर्म में और प्लाटिनम की फॉर्म में ही आप लोगों के पास नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये आप लोगों के पास इस पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट का दिया हुआ कलर से शो किया हुआ और उसके साथ ये बताया हुआ है कि जिस तरह ये टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, जर्कोनियम और ये वाले जो कलर के एलिमेंट हैं ये आप लोगों के पास ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक और ये वाले जो आप लोगों के पास येलो कलर में अपीयर हो रहे हैं वो सारे मेटल जो है सल्फाइड की फॉर्म में आप लोगों के पास नेचुरली एग्जिस्टेंस आप लोगों को नेचुरली मिलेंगे। इसके साथ जो आप लोगों के पास ब्राउन या इस शेड में नजर आ रहे हैं, वाइट ऑफ कलर में जो आप लोगों के पास नजर आ रहे हैं वो आप लोगों के पास फ्री मेटल की फॉर्म में आप लोगों को हासिल होंगे। तो ये आप लोगों के पास फ्रीली मेटल ही आप लोगों के पास प्योर फॉर्म में हासिल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटल की कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हो। इनको आप लोग मोस्टली जो है वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हो क्योंकि इसमें डक्टिलिटी है, डक्टाइल प्रॉपर्टी इसमें मौजूद होती है। उसके साथ आप लोग शीट वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हो क्योंकि इनको आप लोग आसानी से एक फार्म से दूसरी फार्म में या शीट वगैरह में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद आप लोग ये चेक देखते हो कि मेटल जो है ये सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास एग्जिस्ट करती है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली मेटल का हाई होता है। कुछ मेटल हैं जिस तरह सोडियम है जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन जनरली मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है। इसके साथ मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है। इसके साथ हीट भी मेटल के अंदर से फ्रीली मूव कर सकती है। अब इसके रीज़न क्या है? अब डिफरेंट थीरी हैं इसके बारे में डिफरेंट थीरी हैं कि मेटल क्यों सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो किस नेचर का है, इसको हम डिफरेंट थीरी की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। इसके बारे में सबसे पहली थीरी जो है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल, जिसके ज़रिए हम ये कहते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो डिलोकलाइज्ड होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो एक जगह पर फिक्स नहीं रह सकते। जिस वक्त वो मूव करते हैं तो उस कंडीशन में एक साइड पर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है और दूसरी साइड पर प्लस चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है। जिस तरह ये आप लोगों के पास स्पेस नज़र आ रही है और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस स्पेस में से मूव करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो प्लस चार्ज है जिस पर कैटाइन जो जनरेट हुआ है जिसकी वजह से ये कैटाइन जो इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो नीचे कैटाइन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को इंट्रैक्ट कर रहे हैं और उसी वजह से ये एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। इसी तरह जिस वक्त इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस पाथ से होगी तो उस कंडीशन में ये न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूक्लियस भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस कंडीशन में ये वाले जो कॉलम के फॉर्म में आप लोगों के पास प्लस चार्ज या कैटाइन आप लोगों के पास नजर आ रहे हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, और उसी वजह से वो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ अटैच होते हैं। इनमें यह खास बात होती है कि इनके इलेक्ट्रॉन, मेटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन की फ्रीली मूवमेंट की वजह से ही मेटल जो है वो कंडक्टर हैं, उनमें से करंट जो है आसानी से फ्लो कर सकता है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग हीट सप्लाई करते हो तो हीट जो है उसकी वजह से, जिस वक्त आप लोग हीट सप्लाई करते हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में उनकी स्पीड जो है, मूवमेंट की स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक उस एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि मेटल जो हैं वो गुड हीट कंडक्टर हैं, यानी कि उसमें से हीट आसानी से फ्लो कर सकती है। इनमें ये खास बात है कि मेटल जो है उनके दरमियान कोई स्पेसिफिक बॉन्ड का ऑर्डर नहीं होता। आप लोग ये नहीं कर सकते कि इनका बॉन्ड जो है लेफ्ट टू राइट है, या टॉप टू बॉटम है, या बॉटम टू अबव साइड है, क्योंकि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसी वजह से इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर, बॉन्ड का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। जिस तरह कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिस तरह डायमंड के अंदर है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर कोई भी बॉन्ड है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, लेकिन मेटल के अंदर जो बॉन्ड है, मेटल इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसकी वजह से इंट्रैक्शन के दरमियान जनरेट हो चुकी है, उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि इसका ऑर्डर आप लोगों का लेफ्ट टू राइट है या टॉप टू बॉटम है, इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसके साथ ही न्यूक्लियस जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जिस तरह न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट हो जाती है, और उसी वजह से वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये आप लोगों के पास ये जो इंट्रैक्शन है वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होती है। सबसे पहली थ्योरी ये है। इसके बाद दूसरी थ्योरी है जिसको हम एमओटी थ्योरी भी कहते हैं। उसके मुताबिक वो कहता है कि जितने आप लोगों के पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि आप लोगों को एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेटल या एटम्स को कंबाइन करवा कर आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो, और इस कंडीशन में वो कहता है कि आप लोगों के पास जितने भी एटम होंगे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद उतने ही आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होगी, कुछ की एनर्जी कम होगी और कुछ की एनर्जी ज़्यादा होगी। जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी उनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि जब भी एटम्स कंबाइन होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से कुछ जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और कुछ जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास शो हो रहा है, एक एटम है, सोडियम का एक एटम है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों के पास सोडियम के दो एटम है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आप लोगों के पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, जिसमें से एक की एनर्जी कम है और दूसरे की एनर्जी ज़्यादा है,
तो इस कंडीशन में लो एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहेंगे कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको हम कहेंगे कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास एटम जो है वो 3 होते हैं, सोडियम के एटम 3 होते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक की एनर्जी जो है वो कम होगी, उसके बाद दूसरे की उससे ज़्यादा और तीसरे की उससे ज़्यादा। इसमें से एक जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होगा, दूसरा जो है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, और तीसरा जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों के पास 4 सोडियम एटम होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और हर एक की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। इसके साथ अगर आप लोगों के पास 5 होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और अगर 6 एटम होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों का पास जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते जाएंगे उतने ही आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ज़्यादा बनते जाएंगे। और आप लोगों के सामने ये नज़र आ रहा है कि जितने आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है, तो उस कंडीशन में इनके दरमियान जो गैप है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान और इस एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप जो है वो भी कम होना शुरू हो गया है। जिस वक्त एटम्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उस कंडीशन में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो हैं, जब भी आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, तो आप लोगों को पता है कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप लोगों के पास सिर्फ एक एटम है तो उस कंडीशन में एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जिस वक्त आप लोगों के पास सोडियम के 2 एटम होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोडियम के जो है वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और जिस वक्त 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिस वक्त आप लोगों के पास सोडियम के 2 एटम होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास 2 एटम के 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो उस कंडीशन में 2 एटम है तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 2 होगी। और जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में फिल करते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में फिल करते हैं। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएंगे और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसका खाली होगा। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों के पास सोडियम के 3 एटम होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी 3 होगी। और जिस वक्त आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो उस कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएगा, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो खाली होगा। जिस वक्त एटम जो है वो आप लोगों के पास 4 होते हैं, एटम की क्वांटिटी 4 होती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी 4 होगी। उस कंडीशन में आप लोगों जी सर ये 10-20 सोडियम एटम्स का इसका क्या मतलब है? सॉरी सर ये जो लिखा हुआ है 10 इसके आगे स्मॉल 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिटी लिखी हुई है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं ना उसके बारे में लिखा हुआ है कि जितने आप लोग नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करते जाएगा उस कंडीशन में उतने ही आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते जाएंगे। अगर आप लोगों के पास 10 एटम है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 10 बनेंगे, और अगर आप लोगों के पास 10 रेज पावर 20 सोडियम एटम है
तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 10⁻20 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे। जी ठीक सर। है। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास जो हायर एनर्जी लेवल जिसमें आप लोगों के पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, जिस तरह अगर आप लोग इन एनर्जी लेवल जिसमें सोडियम एटम 4 यूज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में सेकंड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और थर्ड ऑर्बिटल जो है वो खाली है। और इस कंडीशन में आप लोग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाते हो कि इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल तक मूव कर सके। और ये उस वक्त पॉसिबल होगा जिस वक्त इनके दरमियान ये एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है ये जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन इतनी ही आसानी के साथ लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। और जिस वक्त वो आसानी के साथ लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करेगा, इसका मतलब है कि उस कंडीशन में उसमें कंडक्टिविटी आसानी से पॉसिबल होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है। और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो उस कंडीशन में ये करंट इसमें से फ्लो कर सकता है। और ये आप लोगों के सामने है कि जिस वक्त आप लोग नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करते जा रहे हो, उस कंडीशन में लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल के दरमियान एनर्जी गैप जो है वो कम होना शुरू हो गया। इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। अगर आप लोगों के पास सोडियम एटम 3 होता तो उस कंडीशन में ये आप लोगों के पास वैलेंशियल है जिसमें आप लोगों के पास एक लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर है। तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये एनर्जी गैप है जिसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के इसमें मूव करवाना है। अब इस और इसके दरमियान जो एनर्जी गैप है, इसमें एनर्जी गैप का डिफरेंस कम है, इसमें एनर्जी गैप का डिफरेंस ज्यादा है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग जिस वक्त आप लोगों के पास सोडियम एटम 4 होते हैं तो उस कंडीशन में इस एनर्जी गैप के दरमियान चेक करते हो, तो इस एनर्जी गैप के दरमियान चेक करते हो तो उस कंडीशन में इनके दरमियान एनर्जी गैप कम है, इसमें और इसमें एनर्जी गैप डिफरेंस ज्यादा है। जिस वक्त 5 की बात करते हैं तो उस कंडीशन में और एनर्जी गैप डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे उतने ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के दरमियान गैप जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जितना इनके दरमियान गैप कम होगा उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आसानी से एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। और जितना वो जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी के साथ जंप करेगा, इसका मतलब है डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की उतनी ही आसान होगी। और जितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है उतनी ही अच्छी इसमें कंडक्टिविटी की एबिलिटी मौजूद होगी। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों के पास क्वांटिटी नंबर ऑफ एटम्स की ज़्यादा इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में एनर्जी गैप जो है वो उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा। और जितना इनके दरमियान एनर्जी गैप कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसानी से होगी। और जितनी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसान होगी इस कंडीशन में उतना ही वो अच्छा या गुड कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी या हीट का गुड कंडक्टर होगा। और अगर आप लोगों के पास ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उसमें से आसानी से फ्लो नहीं कर सकते। इस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड, जिसमें आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग को आप लोगों को कहते हैं, ये आप लोगों के पास एम्पीटी होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। जिस वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, उसी वक्त मेटल जो है वो कंडक्टिविटी शो करती है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में मेटल जो है वो इंसुलेटर होती है, उसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। और इस कंडीशन में जिस वक्त वो वाले मटेरियल जो इलेक्ट्रिकली जिसमें से
वैलेंस बॉन्ड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बॉन्ड एम्प्टी होता है और उनके दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं क्योंकि उसमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते, तो उनको हम कहते हैं ये इंसुलेटर हैं। और वो वाले मेटल्स जिसमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से मूव कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हैं, कि इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। जिस तरह ये आप लोगों के पास एनर्जी लेवल या एनर्जी गैप जो है वो अपीयर हो रहा है, तो ये आप लोगों के पास मेटल की एग्जांपल है जिसमें आप लोगों के पास ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, जिसमें आप लोगों के पास बैंड बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मूव कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और एंटी बॉन्डिंग इसका खाली होता है। और जिस वक्त ये एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं तो उस कंडीशन में बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मूव कर पाते हैं। जिस वक्त ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आसानी से इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो गुड कंडक्टर है, उसमें से करंट जो है वो आसानी से फ्लो कर सकता है। और अगर आप लोगों के पास ऐसी मेटल है जिसमें ये आप लोगों के पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, अगर इनके दरमियान एनर्जी गैप ज्यादा हो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं इस वैलेंस बैंड से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में या कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वैलेंस बॉन्ड से जंप करके कंडक्शन बॉन्ड में मूव कर सकें। उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। और थर्ड टाइप आप लोगों की है सेमीकंडक्टर, जिनके दरमियान कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एनर्जी गैप इंसुलेटर की निस्बत कम होता है और कंडक्टर के निस्बत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग इनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तो इस कंडीशन में वो सेमीकंडक्टर से कंडक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इसके बाद आप लोगों के पास तीन तरह की मेटल हासिल हो गई है, एक को हम कहते हैं कंडक्टर, एक को कहते हैं इंसुलेटर और एक को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। जिस तरह आप लोगों के पास कार्बन डायमंड जो है डायमंड फॉर्म में जिस वक्त एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में ये इंसुलेटर होता है, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास जो एनर्जी रिक्वायर है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड में मूव कर पाते हैं कि इतनी आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो एनर्जी आप लोगों के पास 520 किलो जॉल पर मोल है। अगर आप लोग इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर पाते हैं। तो अगर आप लोग इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करते। इसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम जिनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए आप लोगों को सिलिकॉन के लिए 107 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और जर्मेनियम के लिए आप लोगों को 65 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर पाता है। और फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके बाद टिन ग्रे फॉर्म में और टिन वाइट फॉर्म में, टिन ग्रे फॉर्म में इसको एनर्जी की रिक्वायर है 8 किलो जॉल पर मोल, और वाइट फॉर्म में इसको कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, और उस कंडीशन में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, और जिस वक्त ये एक दूसरे में मर्ज होते हैं तो उस कंडीशन में आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से
सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से मूव कर पाते हैं। और जिस वक्त आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर पाते हैं तो उस कंडीशन में वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके बाद है कि अगर आप लोगों के पास मेटल जो है वो कंडक्टर है और उस कंडीशन में अगर आप लोग उसके टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, उसको टेम्परेचर हाई करते हो, तो उस कंडीशन में उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके रीज़न ये है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में जो कैटाइन आप लोगों के पास प्लस चार्ज के कैटाइन आप लोगों के पास मौजूद होते हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और जिस वक्त उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए स्पेस या पाथ मौजूद होता है उसमें वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव नहीं कर पाते। और इसीलिए हम कहते हैं कि जिस वक्त आप लोग कंडक्टर मटेरियल के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उस कंडीशन में उसमें से अलग जो करंट है उसका फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। और इसी अगर आप लोग सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। कंडक्टर मटेरियल के लिए आप अगर आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। और अगर आप लोग सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर पाते हैं और उसी के ज़रिए वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब सेमीकंडक्टर को हम डिफरेंट मेथड के ज़रिए आप लोगों को कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक मेथड जो है जिसको हम कहते हैं डोपिंग, उसके ज़रिए सेमीकंडक्टर मटेरियल को जर्मेनियम और टिन को कंडक्टर मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डोपिंग मटेरियल के ज़रिए हम प्योर जर्मेनियम या टिन में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसमें हम सपोज अगर आप लोगों के पास सिलिकॉन एटम है तो सिलिकॉन में अगर आप लोग 5 ग्रुप एलिमेंट का कोई एलिमेंट ऐड करते हो या थर्ड ए ग्रुप में से कोई एलिमेंट ऐड करते हो तो उस प्रोसीजर को हम डोपिंग करते हैं। अगर आप लोग इसमें 5A ग्रुप का एलिमेंट ऐड करते हो तो उस कंडीशन में 5A ग्रुप के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके सराउंडिंग में सिलिकॉन एटम होता है, जिसके नतीजे में जिस तरह फास्फोरस इसमें ऐड किया है सिलिकॉन के अंदर तो उस कंडीशन में इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्फोरस के सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का इसके पास मौजूद होता है और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट शो करता है। जिस वक्त वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करता है तो इसका मतलब है कि इसमें कंडक्टिविटी आसानी से जनरेट हो चुकी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस वक्त मूव करेगा इसका मतलब है कि उसमें कंडक्टिविटी जनरेट हो चुकी है। और इस तरह की मूवमेंट आप लोगों के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी और इसी वजह से हम इस तरह की डोपिंग को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट होती है। इसके बाद अगर आप लोग सिलिकॉन के अंदर थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट ऐड करते हो, जिस तरह बोरॉन ऐड करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये बोरॉन 3 सिलिकॉन के साथ तो केमिकली शेयरिंग के जरिए बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक सिलिकॉन ऐसा होता है जिसके पास एक सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो उस कंडीशन में ये
सिलिकॉन का साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को किसी साइड से गेन करता है, और जिस वक्त ये जिस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस जगह पर ये होल जनरेट कर देगा या प्लस चार्ज जो है वो जनरेट कर देगा। क्यों, जिस स्पीशीज से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस कंडीशन में उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब है उस पर प्लस चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप लोगों की मूवमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या कंडक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस तरह के मटेरियल को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी पॉजिटिव के लिए है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर आप लोग सिलिकॉन के अंदर फिफ्थ ए ग्रुप का एलिमेंट ऐड करते हो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, और इस टाइप की एडिशन को सेमीकंडक्टर को जो आप लोगों ने डोपिंग की है इसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आप लोग थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसमें मूवमेंट जो है वो होल की वजह से होगी, प्लस चार्ज की वजह से होगी। और इस तरह के हम सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी यहाँ पर पॉजिटिव के लिए है और एन यहाँ पर नेगेटिव के लिए। इसमें मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है और इसमें मूवमेंट जो है वो होल की वजह से हो रही है। इसी वजह से इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं और इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इनकी वजह से ये मटेरियल जो पहले सेमीकंडक्टर है, इनकी एडिशन की वजह से ये जो एलिमेंट है ये सेमीकंडक्टर से कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रोसीजर को जिसके जरिए हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंडक्टर में कन्वर्ट किया है, इस प्रोसीजर को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब होता है कि कुछ कम आप लोगों जो भी आप लोगों के पास प्योर फॉर्म में मटेरियल है उसमें कोई और कंपाउंड या मेटल की अमाउंट स्लाइटली अमाउंट उसमें ऐड करते हो तो इस प्रोसीजर को हम डोपिंग कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर को आप लोग डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो। जिस तरह आप लोग डायोड को आप लोग डायोड डेट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, जिस तरह आप लोग ये जो शादी वगैरह में लाइट इस्तेमाल करते हो जो कभी ऑन होती है और कभी ऑफ होती है, उसमें आप लोग डायोड यूज करते हो और डायोड जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट जो आप लोग सप्लाई करते हो वो डायोड उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, और जिसकी वजह से लाइट जो है वो कभी कभी ऑन होती है और कभी ऑफ होती है। और डायोड का ये फंक्शन डायोड का ये फंक्शन होता है कि आप लोगों के पास करंट जो है वो अल्टरनेटिव होता है, एक प्लस साइन होता है और एक पर जो है वो नेगेटिव साइन होता है। वो एक साइन की इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और दूसरे साइन के इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता, जिसकी वजह से आप लोगों के पास कभी लाइट जो है वो ऑन होती है कभी ऑफ होती है। इसके बाद आप लोग लाइट इमिटिंग डायोड को सिग्नल वगैरह के तौर पर भी इस्तेमाल करते हो। जिस तरह जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उनके लिए भी आप लोग एलईडी इस्तेमाल करते हो, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। उनको आप लोग सिग्नल वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो। हॉस्पिटल वगैरह में भी इसी तरह के सिग्नल को इस्तेमाल करते हो, और वो टोटल डायोड जो है जो आप लोग सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोगों के पास लाइट इमिट हो रही है, वो टोटल सेमीकंडक्टर मटेरियल के ही बने होते हैं। इसके साथ आप लोगों जो लेज़र है उसमें आप लोग डायोड इस्तेमाल करते हो। लेज़र लाइट आप लोग जो इस्तेमाल करते हो उसमें पे आप लोग डायोड इस्तेमाल करते हो। इसके साथ सोलर सेल सिस्टम जो है उनमें भी आप लोग डायोड या सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करते हो, जिसके ज़रिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हो। इसके साथ ट्रांजिस्टर जो है
ट्रांजिस्टर जिसके जरिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट को कंट्रोल करते हो, उसके लिए भी आप लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल ही इस्तेमाल करते हो। ये आप लोगों के पास 4 इसकी एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन, जिस पर्पज के लिए आप लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करते हो। इसके बाद डायोड होता किस तरह का है, अब ये किस तरह बनता है, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर, कोई इशू नहीं। चलो फिर मैं इस तरह करता हूँ, आप लोगों से सुनना शुरू कर देता हूँ। क्लास के दौरान अगर कोई और पर्सन किसी और क्लास का आपकी क्लास के अंदर ऐड हो जाता है, आकर क्लास लेना शुरू कर देता है, तो वो डोपिंग है। अगर आप लोगों को क्लास हो रही है 50 की, आप लोगों की क्लास है, और उसमें कोई और इंसान, कोई और पर्सन किसी और क्लास का आपकी क्लास में आकर क्लास लेना शुरू कर देता है, तो इस चीज़ को हम डोपिंग कहते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के पास सिलिकॉन जो है, उसमें अगर आप लोग किसी और एलिमेंट की स्लाइटली अमाउंट ऐड कर देते हो तो इसको हम कहते हैं डोपिंग। अब वो डोपिंग जो है हम उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं पी टाइप और एक को हम कहते हैं एन टाइप। एन टाइप हम उसको कहते हैं जिसमें आप लोग सिर्फ ए ग्रुप का एलिमेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम है, जिस वक्त आप लोग ऐड करोगे तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास मटेरियल हासिल होता है उसको आप लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हो। और अगर आप लोग थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास पी टाइप की सेमीकंडक्टर मटेरियल हासिल होता है। इसके बाद बुशरा मुस्तफ़ा। बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा क्लास में हो? खदीजा वसीम, खदीजा वसीम, जिनका ये हैंड फ्री का इश्यू होता है तो वो मैसेज के जरिए भी रिप्लाई कर सकते हैं। ज़ैनब शहजाद, ज़ैनब, यस सर। जिस वक्त हम नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में एटम्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? जिस तरह हमने सर जब नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि स्पेस कम होती जाती है एटम्स के दरमियान। एटम्स के दरमियान और ये सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग जो है इजीली हो सकती है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के दरमियान गैप जो है, एनर्जी गैप जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, या वैलेंस बाउंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप कम होना शुरू कर देता है। यस ठीक सर। है, हाँ जी सर, कंडक्टिविटी से इंक्रीज हो जाती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। ओके सर। बिस्साम, बिस्साम सलीम, बिस्साम,